हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 आज का चैप्टर है, जिसमें है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसमें ना बताया जा रहा है एजुकेशन को लेके, ठीक है, कि ब्रिटिश किस हिसाब से एजुकेशन लाए, हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन। तो ब्रिटिश एजुकेशन को किस हिसाब से सोचते थे। ब्रिटिश थॉट करते थे कि अगर वो जो एजुकेशन लाएंगे ना तो वो ना अपने लिए गारंटीड लेबर पाएंगे, ठीक है, granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we have also see how Indian reacted to the British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो फिर ना ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब देखो, सबसे पहले जो ब्रिटिश लाए थे ना एजुकेशन का चीज, तो वो ओरिएंटलिज्म लाए थे, ठीक है। इन 1783 में एक पर्सन थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, जो अराइव किए थे कलकत्ता में, ठीक है। वो ना अपॉइंट किए थे जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, कंपनी के द्वारा। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट। जॉन ना लिंग्विस्ट भी थे, वो लॉ के बारे में जानते ही थे, वो लिंग्विस्ट भी थे। वो ना स्टडी करते थे ग्रीक, लैटिन, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, और जानते थे फ्रेंच, इंग्लिश, और ना पिक करते थे अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड हैड लर्न पर्शियन। और वो ना पर्शियन भी लर्न करते थे, ठीक है, पर्शियन भी लर्न करते थे। जब ना वो ना कलकत्ता ही बिगैन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोइट्री। वो ना बहुत, जब कलकत्ता में रहते थे तो वहाँ ना वो एक पंडित के साथ रहते थे, वो उनको समझाते थे संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में और टाइटल के बारे में, ठीक है, पोइट्रीज के बारे में। तो फिर उसके बाद ना वो स्टडी करने लगे एंशियंट टेक्स्ट और लॉस, फिलॉसफी को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंसेस को, जो संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। जॉन्स डिस्कवर किए that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at that time। और वो ना जो ये सब डिस्कवर किए थे, या इंटरेस्ट जो था, वो ना बहुत सारे जो कलकत्ता में ऑफिसर्स थे उनके साथ ना ये शेयर करते थे, ठीक है। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलैब्रुक and Nanthial Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage। और जो इंग्लिश मैन थे, मतलब और भी थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो या नैंथियल हेलहैंड थे, वो सब भी ना डिस्कवर कर रहे थे, बिजी थे इस चीज को डिस्कवर करने में, इंडियन हेरिटेज को, इंडियन के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने को, संस्कृत को पर्शियन वर्क्स में और उसको इंग्लिश में, ठीक है। टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और उसके साथ में जॉन क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना की और स्टार्ट किए एक जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। तो उस जर्नल का नाम रखे एशियाटिक रिसर्चेस, ठीक है। जॉन्स और कॉलब्रुक ना कम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया। वो ना एक ही पर्टिकुलर एटीट्यूड को बता रहे थे इंडिया को लेके, ठीक है। वो ना एक डीप रिस्पेक्ट करते थे इंडियन कल्चर को लेके, बोथ इंडिया एंड द वेस्ट। वो दोनों को, इंडिया और वेस्ट दोनों के लिए ना डीप रिस्पेक्ट करते थे कि उनका कल्चर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined। वो सोचते थे कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है ना, वो अपना जो ग्लोरी, उनका जो भी उनका गौरव था, वो ना वो एंशियंट पास्ट में पाए, पर उनका ना वो जो अभी है वो सबसिक्वेंटली डिक्लाइन होते जा रहा है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। In order to understand India, it was necessary to discover the scared and legal texts that were produced in the ancient period। तो अगर आपको इंडिया के बारे में कुछ जानना है तो आपको उसके लिए ना इंडिया में जो भी एंशियंट जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको खोजना पड़ेगा और उसके बारे में देखना पड़ेगा कि एंशियंट पीरियड में किस हिसाब से क्या दिया हुआ था, ठीक है। For only those texts could reveal the real idea of and laws of the Hindus and Muslims। तो उसमें उसको लगता था कि रियल आइडिया और जो लॉज है हिंदू मुस्लिम का, वो उसी में से पता चलेगा। और वो ना एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिक ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और वो सोचते थे कि इनका अगर नए तरीके से, नए सिरे से इसको पढ़ा जाए, तभी ना ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ये इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सहायता प्रदान करेगा। सो जॉन्स और कॉलब्रुक ने क्या किए, वो डिस्कवर करने लगे एंशियंट टेक्स्ट को और अंडरस्टैंड करने लगे उनके मीनिंग को, ट्रांसलेट करने लगे उसको, और फिर मेक करने लगे
फाइंडिंग नॉन टू अदर्स, और उन दूसरे फाइंडिंग को भी दूसरे व्यक्तियों से जानने लगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था वो दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। वो ये सोचते थे कि इससे ये जो प्रोजेक्ट, वो ये जो काम कर रहे हैं, इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि ब्रिटिश लर्न करेंगे इंडियन कल्चर को, बट ना ये इंडियन को रीडिस्कवर करेगा, उनके हेरिटेज और उनके जो ग्लोरियस लॉस जो कर गया है ग्लोरियस पास्ट में, जो उनका ग्लोरी, उसको समझने में भी। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश ना गार्जियन और मास्टर बन जाएगा इंडियन कल्चर का। ठीक है, और इसी थॉट से ना बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल भी प्रभावित थे। वो सोच रहे थे कि हाँ सही बात है कि वेस्टर्न एजुकेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इंडियन एजुकेशन को ही प्रमोट करना चाहिए, ताकि ना इंडियंस को लगे कि ना वो उन्हीं के लैंग्वेज को बता रहे हैं, कोई एलियन लैंग्वेज को नहीं उनको पढ़ा रहे, कोई उनको नहीं बता रहे। और इससे ना उनके प्रति उनके दिल में ना एक आदर का भाव आएगा कि ये सब ना हमारे नेटिव कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी ना हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ना इसी व्यू से मदरसा बना था कलकत्ता में 1781 को प्रमोट करने के लिए अरेबिक, पर्शियन और फिर इस्लामिक लैंग्वेज को। और हिंदू कॉलेज बना था बनारस में 1791 को इनकरेज करने के लिए एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को, और एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कंट्री को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, और ये फिगर ना वॉरेन हेस्टिंग्स को दर्शा रहा है, जो रिचर्ड वेस्टमॉर्ट बनाए हैं 1830 में, और ये विक्टोरिया मेमोरियल में है कलकत्ता का। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ना ओरिएंटलिस्ट को बताया जा रहा है, जो इसमें ना वॉरेन हेस्टिंग्स है, और एक साइड में मुंशी है और एक साइड में उनके पंडित है। हेस्टिंग ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और ओरिएंटलिस्ट के, और वो चाहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में ना है बताया जाए, टीच किया जाए, और जिससे ना वो लोकल कस्टम और लॉ को समझ सके और ट्रांसलेट और इंटरप्रेट कर सके एंशिएंट टेक्स्ट को। ठीक है, हेस्टिंग ना इनिशिएटिव के लिए कलकत्ता मदरसा भी बनाए थे। ठीक है, ताकि ना वो बिलीव करते थे कि एंशिएंट कस्टम का कंट्री को पढ़ना और फिर ओरिएंटल लर्निंग आउट टू बी बेसिस, और ओरिएंटल लर्निंग से ही ना ब्रिटिश रूल का इंडिया में उद्घाटन हो सकता है। ठीक है, ब्रिटिश रूल इंडिया में रह सकता है। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यूज, मैनी वेयर स्ट्रॉन्ग इन द क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। और ऐसा नहीं था कि हर एक जो ऑफिशियल था वो ना ओरिएंटलिस्ट के तरफ ही था, कि मतलब ओरिएंटलिस्ट का सोच ही रखता था। कुछ कुछ ऐसे भी थे जो ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे, ठीक है, उनका क्रिटिसिज्म भी करते थे। पर ना अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्रिटिसाइज कर रहे थे जो ओरिएंटलिस्ट को। वो ये भी विजन रखते थे कि ना ईस्ट का जो पढ़ाई है, ईस्ट का जो नॉलेज है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नॉलेजफुल नहीं है, साइंटिफिक थॉट पे नहीं है, कि उनको ना टाइम देना चाहिए, ब्रिटिश को स्पेंड करना चाहिए अपना टाइम इनकरेज करने के लिए अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को। ठीक है, जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, और इसमें से एक थे जेम्स मिल। तो जेम्स मिल भी ना इसी थॉट के थे कि वो ना ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे। ठीक है, और वो ना बोलते थे कि ब्रिटिश एफर्ट ना ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made rather than with the poetry and scared literature of the Orient. तो वो ये बोलते थे जेम्स मिल कि जो इंडियन का कल्चर है ना, या इंडियन के हम सबको हार्ट जीतने वाला काम नहीं करना है, उनको ये नहीं करना है कि हमको वो हार्ट जीत ले, हम उनका वो हम सबको रिस्पेक्ट करें, ये वाला सोच नहीं रखना चाहिए। हम सबको ये सोचना रखना चाहिए कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो प्रैक्टिकल सोच पे आधारित है, वो साइंटिफिक है, और इंडियन कल्चर उतना साइंटिफिक नहीं है जो हम सब उसको पढ़ाए संस्कृत को या पर्शियन को। तो हम सबको वेस्टर्न कल्चर पे ध्यान देना चाहिए कि वेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो वो वेस्ट कल्चर्स को पढ़े, और उसके ना कि वो अपने पोएट्री और इसके लिटरेचर को पढ़े जो ओरिएंट का है। ठीक है, और 1830 में द अटैक ऑफ ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर, और जब ओरिएंटलिस्ट ना इसको अटैक करने लगे, बहुत ज्यादा अटैक उस टाइम में होने लगा। ठीक है, आउट स्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ अ टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मकॉले। थॉमस बेबिंगटन मकॉले के समय में ना ये चीज ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया कि सब ओरिएंटलिस्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। ही सो इंडियन एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड।
और वो तो इतना सोच लिए थे, इंडियन ना अनसिविलाइज है, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। वो बोल रहे थे कि इंडियन जो कल्चर है ना ये अनसिविलाइज्ड है, इतना बोल रहे थे कि उनको ज्ञान तक नहीं है, वो कोई भी कल्चरल नहीं है, ठीक है, वो उनको ना सिविलाइज करना पड़ेगा इंडियन पीपल को, ठीक है। और वो सोच रहे थे कि ईस्टर्न जो नॉलेज है ना वो कोई भी कंपेयर ही नहीं कर सकता है इंग्लिश के किसी भी प्रोड्यूस को, ठीक है। अगर इंडियन वो इतना तक डिक्लेयर कर दिए थे मैकॉले, वो ये बोले थे कि एक सिंगल सेल्फ जो है ना गुड यूरोपियन लाइब्रेरी का सिंगल सेल्फ के बारे में बोल रहे थे, वो ना पूरा एक नेटिव जो पूरा जो इंडियन का जो जितना भी लिखा हुआ लिटरेचर, चाहे अरेबिया का लिटरेचर लिखा हुआ उसके कंपैरिजन में है, सिर्फ एक सेल्फ से ना उसके पूरे होल को कंपेयर कर दिए वो, ठीक है। और वो आर्ग्यू कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बोल रहे थे, अर्ज कर रहे थे उनको कि ना स्टॉप करने के लिए पब्लिक मनी को इस वेस्ट ना करे इंडियन को ओरिएंटलिस्ट बनाने के लिए, इंडियन को ओरिएंटलिस्ट पढ़ाने के लिए ये चीज को वेस्ट ना करे और इंडियन को ना वेस्टर्न एजुकेशन दे, ठीक है। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. और वो बहुत ज्यादा पैशन और एनर्जी से बोले कि ना इंडियंस को ना वेस्टर्न एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ना बहुत ज्यादा कंपल्सरी, उनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो सब अनसिविलाइज, उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और he felt that knowledge of English would allows Indians to read some of the finest literature the world has procured. It would make them aware of the development in Western science and philosophy. तो वो ये सोचते थे कि अगर वो सब इंग्लिश को जान जाएंगे तो वो ये सब नॉलेज ले सकते हैं, वो सब फाइनेस्ट लिटरेचर पढ़ सकते हैं जो वर्ल्ड प्रोड्यूस किया है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर है, ठीक है। और वो ना वेस्टर्न जो डेवलपमेंट होगा वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी से वो ज्यादा कनेक्टेड हो पाएंगे कि क्या है उस चीज में, ठीक है। और जो इंग्लिश का टीचिंग है कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपुल। तो इंग्लिश का टीचिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये जो अनसिविलाइज्ड इंडियन है उनको सिविलाइज कर देगा और उनका टेस्ट को चेंज करेगा और उनके लाइफ में वैल्यू और कल्चर लाएगा, ठीक है। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. और इसी मकौले के जो बात को लेके इंग्लिश एजुकेशन 1835 इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ठीक है। The decision was to make English the medium of instruction for higher education. और इसमें डिसीजन ये लिया गया था कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर हायर एजुकेशन ग्रहण करना चाहता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, तो उनको ना इंग्लिश लेना पड़ेगा, इंग्लिश बहुत कंपलसरी हो जाएगा, उसको इंग्लिश मीडियम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। And stop to promoting the Oriental institution like the Calcutta मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और वो ये तक बोले थे कि इस कलकत्ता जो मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जो खुला है उनको भी ना स्टॉप करने के लिए, इसका प्रमोशन नहीं करने के लिए, यहाँ पे कोई ना जा पढ़ने के लिए, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन वॉज सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वी आर फॉलिंग ऑफ देम सेल्फ इनटू डिके। तो उनको बोलते थे कि ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है जो इन सबको ना गड्ढा में ढकेल रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। और ऐसा हो गया था उस टाइम में कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक ना अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक को स्कूल में भेजा जाने लगा और उसी से ना अब सब बच्चों को वहाँ से इंग्लिश का एजुकेशन स्टार्ट करने लगा, इंग्लिश एजुकेशन देना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। In 1854, the Court of Director of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood. तो चार्ल्स वुड के द्वारा ना इशूड किया गया था 1854 में, कंपनी डायरेक्टर को ना इंग्लैंड से, लंदन से यहाँ पे भेजा गया था इंडिया गवर्नर जनरल के लिए, क्योंकि ना वो सब ना द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। और इसका जो नाम था, इसका जो डिस्पैच का नाम था, ये जो इंग्लिश एजुकेशन ओरिएंटलिस्ट का नाम था वो वुड डिस्पैच था, ठीक है। Outlining the education policy that would be followed in India, it emphasized once again the practical benefit of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. और ये बता रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो प्रैक्टिकल बेनिफिट देता है, यूरोपियन लर्निंग जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट देता है, और वो अपोज कर रहे थे ओरिएंटल नॉलेज को, ठीक है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू बी इकोनॉमिक। और वो ना प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें से एक पॉइंट कर रहे थे इकोनॉमिक को लेके। तो यूरोपियन लर्निंग उनको बता रहे थे कि ना इनेबल करेगा इंडियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके एडवांटेज को
दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इससे ना उनका एक्सपेंशन होगा ट्रेड और कॉमर्स को लेके, और मेक देम सी द इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, और उनको ये भी समझ में आएगा कि कैसे रिसोर्स जो होता है कंट्री का उसको कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। और इंट्रोड्यूस देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर, और अगर उनको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ जीने का सिखाया जाएगा तो उनका टेस्ट और जो उनका जो डिजायर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, और इससे क्या होगा, ब्रिटिश डिमांड, जो ब्रिटिश गुड का डिमांड होगा वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंडिया में, और ब्रिटिश गुड यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने लगेगा। फॉर इंडियंस वुड बिगेन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस इन यूरोप, तो इससे क्या होगा, इंडियन ना अगर इंडियन यहाँ का कल्चर पढ़ने लगेंगे, यहाँ के सब चीज को समझने लगेंगे, तो उनको लगेगा कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा मतलब कि सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके बाद वो सब ना यहाँ के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे यहाँ के चीजों को, तो वो ना बहुत सारा यूरोपियन थिंग्स को भी प्रोड्यूस करेंगे और थिंग्स को लेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians, और इससे ना वो बताए कि ना मॉरल कैरेक्टर भी कुछ नहीं है, कुछ भी नैतिक जो विचार है ना उतना तक, वो सब बोले कि ये जो डार्क पीपुल है ना वो अनसिविलाइज है, उनको नैतिक विचार नहीं, उनके पास कुछ नहीं है इंडियंस के पास, ठीक है। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, और वो ये बोलते थे कि ये सब ट्रूथफुल भी नहीं है, ये सब जो ब्लैक लोग हैं ना वो झूठे हैं, वो ऑनेस्ट भी नहीं है, वो ईमानदार भी नहीं है, तो ना अगर वो कंपनी के इंडियन अगर वो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे ना, तो वो सब सिविलाइज हो जाएंगे, वो सब ये चीज को समझने लगेंगे, वो सब ट्रूथफुल हो जाएंगे, सच बोलने लगेंगे, ईमानदारी करने लगेंगे, और कंपनी के लिए ना अच्छा सिविल सर्वेंट मिल जाएगा जिसपे कंपनी ट्रस्ट कर सके और डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also be not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skill required for administration. तो वो बताए कि जो ईस्ट का जो है ना जो लिटरेचर है वो कुछ नहीं कर सकता है, इसमें ना ही उनको ये ग्रेव से जो गड्ढे से निकाल सकता है इंडियंस को, ना ही उनको सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट का दे सकता है वर्क को लेके, ना ही उनके स्किल को डेवलप कर सकता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वे इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, और इसी मेजर को लेके 1854 में बहुत ज्यादा मेजर्स ने इंट्रोड्यूस किए गए थे, सेवरल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वे सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे वहाँ पे बैठाया गया था जिसको वो क्या करता था, वो हर तरीके का कंट्रोल देखता था कि एजुकेशन को लेके, ठीक है। स्टेप्स वी आर टेकन टू स्टेबलाइज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और इसमें ना स्टेप्स ये भी लिया गया था कि अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा। 1857 में ना सिपोय रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज वी आर बिगेन स्टेबलाइज्ड इन कलकत्ता, मदरसा एंड बॉम्बे, और 1857 का जो सिपोय मुटनी था ना वो रिवोल्ट किया था दिल्ली मेरठ यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ पे स्टेबलाइज हुए थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। अटेम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इसमें ये भी अटेम्प्ट किया गया था कि स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको भी चेंज किया जाए, ठीक है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी 19th सेंचुरी का। द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन, जो ना आर्ग्यूमेंट था प्रैक्टिकल एजुकेशन को वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इन इंडिया में 19th सेंचुरी में, ठीक है। मिशनरीज ना फेल कर रहे थे कि एजुकेशन ना शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन, और ये सोच रहे थे कि क्रिश्चियन एजुकेशन से ही मोरालिटी आएगी किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। इनको मोरालिटी सिखाना होता हम सबको, ठीक है। अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, 1813 से पहले ना मिशनरी एक्टिविटी को अपोज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और फियर करते थे मिशनरी एक्टिविटीज को कि वो प्रवोक करेंगे रिएक्शन अमॉन्ग लोकल पॉपुलेशन में, और फिर उनको ना सस्पिशियस बना देंगे ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया को लेके, ठीक है। अनेबल टू स्टेबलाइज एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज द मिशनरीज वे सेट अप अ मिशन एट सिरमपोर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ना वो ना अनेबल थे ब्रिटिश के
अंडर कंट्रोल में इंस्टीट्यूशन को खोलने में। तो वो ना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल में जो सीरमपुर में जो एरिया था वहाँ पे वो ने एक मिशनरी खोले थे, ठीक है। अ प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन 1800 एंड अ कॉलेज स्टेबलाइज इन 1818। तो वहाँ पे ना 1800 में मिशनरी प्रिंटिंग प्रेस खुला था और एक कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 1818 में। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वेयर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। और 19th सेंचुरी आते आते ना ऑल ओवर इंडिया में मिशनरी स्कूल खुलने लगा, ठीक है। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थे रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। तो ना वो ये हो गए थे कि नहीं डायरेक्टली उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे मिशनरी एजुकेशन को, ठीक है। दे वर फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक्स ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिस बिलीफ एंड रिलीजियस आइडियाज माइट इनरेज नेटिव ओपिनियन। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रहे थे कि अगर कोई भी ऐसा काम किया जाएगा जिससे अटैक होगा लोकल कस्टम को, प्रैक्टिस को, बिलीफ को या रिलीजन को, तो फिर से ये ना बहुत बड़ा भयानक ना फिर से क्रांति का रूप ले लेगा, ठीक है। विलियम कैरे हैं जो स्कॉटिश मिशनरी हैं जो हेल्प कर रहे हैं स्टेबलाइज करने में सीरमपुर मिशन को, ठीक है। यह है सीरमपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कलकत्ता। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। अब लोकल स्कूल का क्या हुआ, ठीक है। आप जानते होंगे कि चिल्ड्रन जो टॉट किए जाते हैं जैसे प्री ब्रिटिश टाइम में कहाँ पे टॉट किए जाते होंगे, आपको आइडिया होगा। यू हैव एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल। वो कहाँ स्कूल जाते थे, वो देयर वेयर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दिस ब्रिटिश रूल। अगर वहाँ पे स्कूल थे तो वो क्या हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ उनके, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, ठीक है। इन 1830 जो विलियम एडम थे स्कॉटिश मिशनरी वो टूर किए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार में। वहाँ पे ना आज किए थे कंपनी रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल। वो ये देखने के लिए कि वर्नाकुलर स्कूल में ना कितना प्रोग्रेस हो रहा है। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। जो एडम रिपोर्ट प्रोड्यूस किए थे वो इंटरेस्टिंग था। देखो ये है विलेज का पाठशाला, ठीक है। ये ना पेंट किया गया है डच पेंटर द्वारा फ्रैंकियोस सोल्वियन के द्वारा जो इंडिया आए थे लेट 18th सेंचुरी में। ही ट्राई टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपुल इन हिज पेंटिंग। और वो ना एवरीडे लाइफ जो था पीपुल का इंडिया का उनको ना पेंटिंग के द्वारा दिखाए थे, ठीक है। एडम ना यहाँ पे फाउंड किए थे 1 लाख पाठशाला बंगाल और बिहार में। ये स्मॉल इंस्टीट्यूशन होता था जिसमें ना नो मोर देन 20 स्टूडेंट होते थे, ठीक है। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वेयर कंसिडर्ड ओवर 20 लाख। पर ना उसमें जो स्टूडेंट जो पूरे पाठशाला में पढ़ते थे ना वो कंसिडरेबल 20 लाख थे, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन वेयर सेट अप बाय अ वेल्दी पीपुल और लोकल कम्युनिटी। ये ना इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा सेटअप किया जाता था, वेल्दी पीपुल के द्वारा या तो लोकल कम्युनिटी द्वारा। At times they were started by a teacher guru। और वो ना कब स्टार्ट किए जाते थे, टीचर के द्वारा, गुरु के द्वारा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। और ये जो एजुकेशन का सिस्टम था फ्लेक्सिबल था। कुछ फ्यू थिंग्स थे जो एसोसिएट किए जाते थे स्कूल जो आज भी है टुडे के स्कूल से, जैसे कि पाठशाला उस टाइम का था, ठीक है। इसमें क्या था, फिक्स्ड फी था। इसमें कुछ फिक्स फी नहीं था, इसमें प्रिंटेड बुक्स नहीं था, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग था, न ही बेंच था और चेयर था, ना ब्लैक बोर्ड था, न सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस का था, न रोल कॉल रजिस्टर था, न एनुअल एग्जामिनेशन होता था, न रेगुलर टाइम टेबल था। इन कुछ प्लेसेस में न क्लास हेल्ड किए जाते थे बनियान ट्री के नीचे और कहीं कहीं पे न कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप या टेम्पल के पास या तो कहीं पे गुरु के होम पे, ठीक है। फी डिपेंड होता था इनकम ऑफ पेरेंट्स पे। रिच अगर होते थे तो वो पे करते थे मोर देन पुअर, ठीक है। टीचिंग जो होता था वो ओरल होता था और ना गुरु को ना डिसाइड व्हाट टू टीच। और गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। और उसके हिसाब से ना स्टूडेंट पढ़ते थे और स्टूडेंट की नीड के हिसाब से वो पढ़ाते, ठीक है। स्टूडेंट वी आर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस। और स्टूडेंट ना डिफरेंट क्लासेस में नहीं बटे हुए थे, जो थे ना वो साथ में बैठते थे वन प्लेस में। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। और गुरु ना इंटरेक्ट करते थे सेपरेट चिल्ड्रन से कि उनका क्या इंटरेक्ट लर्निंग का था, ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग से, ठीक है। एडम डिस्कवर किए थे फ्लेक्सिबल सिस्टम, ये सूटेड था लोकल नीड्स के लिए। फॉर इंटेंस क्लासेस वे आर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम में। और हार्वेस्ट टाइम में ना क्योंकि क्लासेस नहीं हेल्ड होता था क्योंकि चिल्ड्रन ना वर्क करते थे फील्ड में, पाठशाला स्टार्ट होता था फिर से जब क्रॉप ना कट और स्टोर हो जाता था। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। तो इसका मतलब ये था कि जो चिल्ड्रन पीजेंट की फैमिली का थे वो भी पढ़ पाते थे। न्यू रूटीन न्यू रूल्स, ठीक है।
मिड 19th सेंचुरी में ना कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली विथ हायर एजुकेशन। कंपनी ना हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए थे। वो अलाउ कर रहे थे लोकल पाठशाला को फंक्शन करने के लिए विदाउट मच इंटरफेरेंस को, ठीक है। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। 1854 के बाद वो सोचे कि वर्नाकुलर जो एजुकेशन है उनको वो ना चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और ही फील्ड दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। और इसमें यही हो सकता है कि इसमें ऑर्डर लाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, इम्पोज करना पड़ेगा रूटीन, स्टेबलाइज करना पड़ेगा रूल, इंश्योर करना पड़ेगा रेगुलर इंस्पेक्शन। हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये कैसे होगा, इसमें कौन सा मेजर कंपनी अंडरटेक करेगा। वो ना अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट पंडित्स को, इट्स इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, कि ना वो ना 4 to 5 स्कूल को इंचार्ज करेंगे। जो टास्क होता था पंडित का, विजिट किया जाना था कि पाठशाला और इम्प्रूव किया जाना था स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को। इच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। और हर गुरु को बोला जाता था कि वो पीरियोडिक टाइम टेबल देंगे और ना वो ना जितना भी पीरियोडिक रिपोर्ट देंगे और रेगुलर टाइम टेबल पे क्लासेस करवाएंगे, ठीक है। टीचिंग ना जो बेस था वो टेक्स्ट बुक और लर्निंग पे हो गया था। टेक्स्ट सिस्टम एनुअल एग्जामिनेशन होने लगा था। स्टूडेंट ना आस्क हो गए थे कि उनको रेगुलर फी देना था, अटेंड करना था रेगुलर क्लास से और फिक्स सीट पे बैठना था और ओबे करना था रूल्स ऑफ डिसिप्लिन को, ठीक है। पाठशाला विच एक्सेप्ट द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। और ये जो पाठशाला एक्सेप्ट कर रहा था न्यू रूल्स को, उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रहे थे। और जो अनविलिंग थे वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जो ये चीज को नहीं मान रहे थे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। ओवर टाइम गुरुज वेयर वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। तो फिर जब जैसे टाइम बढ़ता गया तो जो टीचर थे वो ना खुद को बंदिश में मानने लगे, तो इसलिए ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम इस गवर्नमेंट जो रेगुलेटेड गवर्नमेंट का है जो पाठशाला उस पर हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। जो न्यू रूल्स और रूटीन था ना अनदर कॉन्सिक्वेंस था अर्लियर इसी चीज का, ठीक है। अर्लियर सिस्टम में ना चिल्ड्रन पुअर पीजेंट के जो होते थे वो भी एबल होते थे पाठशाला जाने के लिए, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। और जो डिसिप्लिन था न्यू सिस्टम का वो डिमांड कर रहा था रेगुलर अटेंडेंस के लिए। तो फिर जो ड्यूरिंग हार्वेस्ट सिस्टम में ना चिल्ड्रन जो होते थे पुअर फैमिली के वो वर्क करते थे फील्ड में और इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल कैम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। और वो ना स्कूल नहीं आ पाते थे तो उनको इनडिसिप्लिन माना जाता था। इसका एविडेंस क्या हुआ, लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। तो इससे बच्चों को ना लैक ऑफ डिजायर होने लगा लर्न करने को लेके, ठीक है। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन ब्रिटिश ऑफिशियल ना वी आर नॉट द ओनली पीपुल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पीपुल ऐसे नहीं थे जो सिर्फ इंडियन एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी में ना बहुत सारे थिंकर्स थे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे, वो भी इस चीज के बारे में बोल रहे थे, एजुकेशन के बारे में इम्प्रेस कर रहे थे डेवलपमेंट इन यूरोप। सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। और कुछ सोच रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ना मॉडर्नाइज करेगा इंडिया को। दो वो अर्ज करे थे ब्रिटिश को कि ओपन करने के लिए स्कूल, बहुत सारे और स्कूल ओपन करने, कॉलेज यूनिवर्सिटी को, और स्पेंड करने के लिए बहुत सारा मनी एजुकेशन में, ठीक है। जिसके बारे में आप ना इस एफर्ट्स के बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। देयर वेयर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। और बहुत सारे और भी थे जो रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ, ठीक है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो ना सच इंडिविजुअल्स में थे जो बोल रहे थे कि ना वेस्टर्न एजुकेशन कोई खास नहीं है, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन एज इंस्लेव्ड अस। वो उनका सोच था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ना हम सबको ना स्लेव बनाएगा। महात्मा गांधी आर्ग्यू कर रहे थे कि कॉलोनियल एजुकेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो उसमें ना वो बता रहा है कि हम सबका जो एजुकेशन है वो इंफीरियर है, और ये ना हम सबको बता रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है और ये डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे जो कल्चर के जो प्राइड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देयर वॉज पॉइजन इन द एजुकेशन, और ये पॉइजन है एजुकेशन के लिए, महात्मा गांधी ऐसा बोलते थे, ठीक है। और फिर ना इनस्लेव्ड इंडिया, और ये ना ये काम क्या करेगा, इनस्लेव करेगा इंडियन को, और ये ना इविल इस कास्ट सिस्टम में इविल के तरह से काम करेगा। चार्म्ड बाय द वेस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट का क्या है कि जो भी चीज वेस्ट से आ रहा है उनको वेस्ट को अप्रिशिएट करते हैं। इंडियन एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल।
महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और महात्मा गांधी ऐसा एजुकेशन चाहते थे जिससे ना ये हो सके कि इंडियन को हेल्प किया जा सके उनके डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, ठीक है। During the national movement, he urged students to leave the educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to enslave। तो ना नेशनल जब मूवमेंट होता था ना तो वो सिखाते थे, इंडियन स्टूडेंट को सिखाते थे कि तुम सब ना स्कूल कॉलेज को छोड़ दो और उनको ये दिखाओ कि हम सब ना स्लेव नहीं बनने वाले हैं अब और ब्रिटिश का पढ़ाई कर करके, उनकी तरीके का पढ़ाई करके, ठीक है। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फील करते थे कि इंडियन जो लैंग्वेज है ना वो मीडियम है टीचिंग का, ठीक है। इंडियन एजुकेशन जो इंग्लिश में है वो क्रिपल्ड है इंडियंस को लेके, distanced them from their own social surrounding and made them stranger in their own lands। और इससे क्या हो जाएगा, वो ना अपने लोकल सराउंडिंग से दूर होने लगेंगे और जो उनके जो अपनी चीज है, अपने लैंड है, उनसे वो स्ट्रेंजर होने लगेंगे, ठीक है। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, दिस बीइंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। अगर हम सब फॉरेन टंग बोलने लगेंगे, लोकल कल्चर को नहीं समझेंगे तो इंग्लिश एजुकेटेड ना जो वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे मासेस से, इसीलिए ना वो इंग्लिश एजुकेशन हम सबको दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो महात्मा गांधी है कस्तूरबा बाई के साथ सिट कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, जो गर्ल है शांति निकेतन का 1940 में, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन जो था महात्मा गांधी स्टेट फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी का सोच था कि वेस्टर्न एजुकेशन न सिर्फ रीडिंग राइटिंग पे ध्यान देता है ना कि ओरल नॉलेज पे। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। वो ये बोलते थे कि ये ना सिर्फ टेक्स्ट बुक को वैल्यू देता है और जो लाइफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है। वो आर्ग्यू कर रहा है कि एजुकेशन जो है वो डेवलप कर रहा है पर्सन का माइंड और सोल को। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। और जो ये लिटरेरी है वो एजुकेशन नहीं माना जा सकता है। पीपुल हैड टू वर्क विथ their hand, learn a craft and know how different thing operated। पीपुल को लर्न भी करना चाहिए, उनको क्राफ्ट में भी लर्न करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि कैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा, उनका माइंड भी डेवलप होगा और उनका कैपेसिटी भी डेवलप होगा कि हर चीज को अंडरस्टैंड करने में। जैसे ही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड हुआ, अदर जो थिंकर थे ना वो थिंकिंग करने लगे सिस्टम को लेके, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को लेके, और रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दिस सेटअप बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश के द्वारा जो सेटअप किया गया था उनके खिलाफ, ठीक है। टैगोर अवार्ड ऑफ पीस, मैनी ऑफ यू हैव हेard ऑफ शांति निकेतन। आपने शांति निकेतन के बारे में सुने होंगे। वो स्टेबलाइज किया गया था किसके द्वारा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ना वो इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में एज अ चाइल्ड टैगोर इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किए थे। और वो जो टैगोर थे वो ना हेट करते थे कि स्कूल जाने को लेके, ठीक है। वो फाउंड करते थे सफोस्टिकेटिंग और ऑपरेसिव स्कूल में, ठीक है। स्कूल ना अपेयर करता था उनको प्रिजन के टाइप का, और ही कुड नेवर डू व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग। और वो ऐसा नहीं कर पाते थे जो वो चाहते थे करना। तो ना वो ना अदर चिल्ड्रन की तरह लिसन टू द टीचर। टैगर माइंड वुड वॉन्डर अवे। वो ना और चिल्ड्रन की तरह सुन नहीं पाते थे टीचर को और उनका ना दिमाग कहीं और घूमता रहता था। उनका एक्सपीरियंस था स्कूल डे का जो कलकत्ता का, shaped टैगर आइडियाज ऑफ एजुकेशन। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चिल्ड्रन वाज हैप्पी। तो जैसे वो बड़े हुए तो वो चाहते थे कि ऐसा हम स्कूल बनाए जहाँ पे चिल्ड्रन हैप्पी हो, ठीक है। जहाँ पे ना वो ना फ्री हो, क्रिएटिव हो और वो एबल हो एक्सप्लोर करने के लिए अपना थॉट और डिजायर को। टैगोर फील करते थे कि चाइल्डहुड ना ऐसा टाइम है जहाँ पे सेल्फ लर्निंग हो सकता है, जहाँ पे रिजिड और रिस्ट्रिक्शन के साथ डिसिप्लिन में स्कूल सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो सकता है जो ब्रिटिश करवाते हैं, ठीक है। टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, और टीचर को इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चिल्ड्रन को और चिल्ड्रन का हेल्प करना पड़ेगा उनके क्यूरियोसिटी को लेके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। और टैगोर के हिसाब से था कि जो नेचर ये जो है ना अभी का जो सिस्टम है वो ना किल कर रहा है नेचुरल डिजायर चिल्ड्रन का, ताकि उनको क्रिएटिव ना बना सके, उनके माइंड को वंडर नहीं किया जा सके, ठीक है। टैगोर वॉज ऑफ व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। और टैगोर ये सोचते थे कि क्रिएटिव लर्निंग उस नेचुरल इन्वायरमेंट में ही इनकरेज हो सकता है।
सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता। तो ना वो अपना स्कूल खोले थे 100 किलोमीटर अवे कलकत्ता में, रूरल सेटिंग में। वहाँ पे उनको पीस मिला था, उसको शांति निकेतन, और फिर ना अबोर्ड ऑफ पीस शांति निकेतन नाम दिए थे। वहाँ पे ना हार्मनी था नेचर का। चिल्ड्रन कुड कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जहाँ पे चिल्ड्रन अपना नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर सकते थे। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे, और बहुत सारे सोच में ना टैगोर और महात्मा गांधी का सिमिलर वे था एजुकेशन को लेके। वो ना हाउएवर डिफरेंस टू, और उनका डिफरेंस भी था कुछ कुछ में, ठीक है। गांधी जी ना हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और वर्शिप करते थे मशीन और टेक्नोलॉजी को, ठीक है। टैगोर वांट करते थे कंबाइन एलिमेंट होना चाहिए, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेके और बेस्ट जो हो इंडियन ट्रेडिशन उसको भी लेके। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज शांति निकेतन अलॉन्ग विथ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। और वो ना एम्फेसाइज किए थे कि शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा और आर्ट, म्यूजिक और डांस भी बताया जाएगा, ठीक है। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned। तो बहुत सारे इंडिविजुअल और थिंकर थिंक करने लगे थे कि किस हिसाब से नेशनल एजुकेशन जो सिस्टम हो वो फैशन हो, ठीक है। Some want चेंज विद द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, और वो कुछ चाहते हैं कि जो ब्रिटिश का सिस्टम है ना उसमें ही कुछ चेंज किया जाए। कुछ फील करते थे कि ना एक्सटेंड किया जाए, इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपुल, और वाइडर सेक्शन ऑफ पीपुल को इसमें इंक्लूड भी किया जाए। ऑदर अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपुल वेयर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, और कुछ चाहते थे कि ये ना हम सबका ट्रूली नेशनल वाला कल्चर पे हम सबको पढ़ाई हो, जिससे हम सब अपना ना नेशनैलिटी को ना खोए, ठीक है। Who was to define what was truly national, जिसमें वो दिखाएंगे कि क्या truly national है, ठीक है। The debate about what this national education ought to be continued till after independence, और ये जो एजुकेशन का जो डिबेट है कि क्या truly national होना चाहिए, वो जो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता जा रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन प्लेइंग इन मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर अर्ली 20th सेंचुरी में, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन जो प्ले कर रहे हैं। मिड 19th सेंचुरी में ना स्कूल गर्ल्स ना सेट अप बाय अ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, ये मिड 19th सेंचुरी का है, जहाँ पे चिल्ड्रन जो स्कूल गर्ल्स जो थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में थे और इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था उनके द्वारा था, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर का अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।